Hello dear students, this is ARK representing NRK9. Dear CS Executive students, न्यू एंड ओल्ड सिलेबस दोनों के लिए बहुत ही जबरदस्त अमेंडमेंट है। जी हाँ, आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबल है। ऑलराइट, अच्छा, CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, न्यू सिलेबस JIGL से आपके लिए अमेंडमेंट है और ECL न्यू ओल्ड सिलेबस CS एग्जीक्यूटिव आपके लिए भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। सर अमेंडमेंट क्या है तो बताइएगा। ऑफ कोर्स आप ही को बताने के लिए तो ये डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। सी लिसन वेरी केयरफुली, ये अमेंडमेंट बेटा देखिए टेक्निकल अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, अभी डिस्कस करूंगा, प्रॉपर इंटरप्रेट करके बताऊंगा आपको, लेकिन पहले बात समझ लीजिएगा फटाफट से। क्या प्रॉब्लम आ सकता है इसको समझते वक्त? सर क्या आ सकता है अगर किसी स्टूडेंट ने बेटा मॉड्यूल फर्स्ट की प्रिपरेशन करी है, जी हाँ, फॉर एग्जांपल JIGL अभी सीखा है, बस आप जानते हैं, जी हाँ, मैं JIGL की बात भी करूंगा यहाँ पर, और मॉड्यूल सेकंड नहीं पढ़ा है, मतलब उसने अभी तक, मान लीजिए मॉड्यूल सेकंड का एक टॉपिक आता है, जी हाँ, एक टॉपिक है सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट। जी हाँ, ये बड़ा खतरनाक और बड़ा ही अच्छा, खतरनाक इसलिए क्योंकि बच्चे करते हैं अक्सर, पर खतरनाक है नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एंड याद रखिएगा, अगर आपने सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, बट डोंट वरी, इसी वीडियो में मैं उस अमेंडमेंट को टेक्निकलिटी का भी बैंड बजा देंगे ऑफ कोर्स। सो प्रॉपर उसको इंटरप्रेटेट करूंगा, ताकि आप अगर मॉड्यूल सेकंड पढ़े भी नहीं है या आपने उसके बारे में आज तक सुना भी नहीं है, कुछ जो बात मैं डिस्कस करूंगा आपको फिर भी समझ में आएगा। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स कम टू द स्क्रीन और देखते हैं क्या अमेंडमेंट है। जी हाँ, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के अंदर बेटा जबरदस्त अमेंडमेंट है। अभी पूरा का पूरा ना आपको, ऑफ कोर्स ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट, जी हाँ, स्क्रीन पे देख लीजिएगा फटाफट से। ये अमेंडमेंट मैं आपको पूरा का पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ऑफ कोर्स पूरा एक्सप्लेन करूंगा, और याद रखिएगा एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा, ये पूरा अमेंडमेंट आपको याद भी कराऊंगा, इंटरप्रेट भी कराऊंगा प्रॉपर, ताकि ना आप लोग ये समझ सकें कि एक्चुअल इस अमेंडमेंट का इंपैक्ट क्या होने वाला है। हो सकता है आप ऐसे कुछ स्टूडेंट ने पहले पढ़ रखा हो, लेट्स ट्राई, देखते हैं और वापस से कोशिश करते हैं कि इंटरप्रिटेशन सही पकड़ा है नहीं पकड़ा है। ऑलराइट, सो एनीवेज डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पॉइंट। याद रखिएगा ओल्ड सिलेबस भी जुड़ जाएगा फटाफट से, क्योंकि याद रखिएगा उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिफोर स्टार्ट दिस सेशन, it's simply I would like to say, you know what, if you really like this channel, because this channel is providing each and everything to CS executive, CS professional, सबको सब दे रहा है क्या, exam amendments, update, test series, so don't forget to subscribe this channel if you like, it is not mandatory, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ऑलराइट, फर्दर हम लोग जितने भी अमेंडमेंट्स होंगे वो आपको एडवांस में पहुंच जाएगा, इसीलिए हम ये बता रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। डियर स्टूडेंट्स, देखिए समझना, एक बार स्क्रीन पे वापस आते हैं, फुल स्क्रीन पे आते हैं। नाउ लिसन, इंप्लीमेंटेशन, सर किस बात की कर रहा है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 एंड रूल्स मेड फ्रॉम 1 जुलाई 2020 फॉर रैशनलाइज्ड कलेक्शन मैकेनिज्म ऑफ स्टैम्प ड्यूटी अक्रॉस इंडिया विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सर होने क्या वाला है उसे सुनते हैं, समझते हैं, फिर पूरा अमेंडमेंट पकड़ में आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एक्ट पढ़ने का, जी हाँ, किसी भी एक्ट को पढ़ने का सही तरीका तो ये होता है, आइए स्क्रीन पे एक बात समझते हैं कि उसके कुछ डेफिनेशन, जी हाँ, एक्ट में बेटा डेफिनेशन होती है, डेफिनेशंस आपने देखा होगा, डेफिनेशन क्लॉजेस होते हैं, क्लॉजेस, डेफिनेशन क्लॉजेस, उन्हें पढ़ना जरूरी होता है। बट सर यहां तो अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यहां मैं आपको बताने वाला हूं क्या, कि यहां कुछ ऐसी एस्पेक्ट्स आएंगे, ऐसे वर्ड्स आएंगे, टेक्निकल वर्ड्स जिनका अपना ही मीनिंग है, आप उसे अपने मन से कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, सो उन्हें समझने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं वहां पर आपको उनको इंटरप्रेट कर दूं। लेट्स से एग्जांपल ऑफ इट, आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे सिक्योरिटीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जनरली आपने सुना होगा, एग्जांपल देके समझा रहा हूं, शेयर्स, ऑलराइट, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स, और भी बहुत सारी सिक्योरिटीज है, मैं कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर आपको समझाने के लिए। ऑलराइट, अब यहां पर बेटा ध्यान से सुनना, बेटा क्या प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम पहले का प्रॉब्लम सुनेंगे ध्यान से, ठीक है, अभी सुनना बहुत ध्यान से। प्रॉब्लम पहले क्या था, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैम्प ड्यूटी थी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैम्प ड्यूटी थी, किस पे, सिक्योरिटीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट पे। इंस्ट्रूमेंट याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूं सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यार, देखो इकोनॉमी का पता है ना आप लोगों को, सिक्योरिटी मार्केट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इंडियन इकोनॉमी, पैसा का उछाल कर देता है भयंकर वाला। आई होप हर्षद मेहता ने आपको नाम सुना होगा, उन्होंने एक अच्छा एग्जांपल क्रिएट कर दिया था, मतलब अच्छा मतलब कि ये मार्केट किस तरह का है बताने के लिए। इन दैट केस आई एम टेलिंग यू, ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। तो ये जो अमेंडमेंट है इंडियन स्टैंप एक्ट के अंदर, याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है यहाँ पे बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रेवेन्यू है ना, याद आ रहा है? ये क्या है कि रेवेन्यू गवर्नमेंट का। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कि बार बार यहां यूज होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किसको बेटा कंसल्ट किया? आरबीआई को और सेबी को बोला, सेबी सेबी सुनो, क्योंकि देखो सुनो, सेबी कौन है बेटा? सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर। आप जानते हो कि थोड़ा बहुत, नहीं जानते तो समझ लो। सिक्योरिटीज मार्केट, जी हाँ, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर जब ये लिस्ट हो जाते हैं और ट्रेड होते हैं तो उसका रेगुलेटर कौन है बेटा? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इधर आरबीआई बोल रहा है कहां फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्योंकि अगर वो ऑफ मार्केट हो रहे हैं, ऑफ मार्केट क्या होता है बेटा? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होती है, जैसे लाइक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो उसका रेगुलेटर कौन है बेटा? आरबीआई। ऑलराइट, सर पकड़ में आ गया। तो इनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जी हाँ, जिससे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं यहां पे, उन्होंने कंसल्ट करा और ये कुछ मेजर्स लिए गए, कुछ चेंजेस किया गया। क्या चेंज किया गया? कि सिक्योरिटीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टैम्प ड्यूटी चीज चार्ज की जाती है, उसे स्टैंडर्डाइज क्यों ना किया जाए? जी हाँ, तो उसे स्टैंडर्डाइज किया गया। इसका बैकग्राउंड जरा सुनना बहुत ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इसे स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक बेंचमार्क सेट किया था, और बेंचमार्क सेट करने के लिए महाराष्ट्र को चुना गया, क्योंकि महाराष्ट्र ना, ध्यान से सुनना, दिल थाम लेना, महाराष्ट्र ना अकेला 70%, अराउंड 70% कलेक्शन है किसका? स्टैम्प ड्यूटी का। ऑल ओवर कंट्री की हम बात करें तो ऑल ओवर कंट्री में 70% जो अगर टोटल अगर हम लोग कैलकुलेट करें स्टैम्प ड्यूटी ऑफ अ कंट्री, ऑलराइट, सो उसके अंदर 70% कलेक्शन तो महाराष्ट्र के पास है। दैट्स व्हाई कि यहां पे क्या किया गया कि महाराष्ट्र को बेंचमार्क हो गया, कि महाराष्ट्र को कंसीडर करते हुए सारी स्टेट्स के अंदर यह कोशिश की गई है कि जितने भी यहां पे सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पे जो भी स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की जाती है उसे एक स्टैंडर्डाइज किया जाए। अब इसको करने के लिए क्या किया जाएगा बेटा? आप लोगों ने बेटा कई स्टूडेंट्स ने से याद रखिएगा, आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आपने कंपनी लॉ में आपको टीचर्स ने डेफिनेटली बताया होगा, नहीं तो हम बता देते हैं भी आपको, मेरे स्टूडेंट सारे जानते हैं, फिर भी आपको नॉलेज डाल देता हूं कि आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है जो कि लिस्टेड नहीं है, अगर वो उसका शेयर अगर वो शेयर इश्यू कर रही है, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ऑलराइट, पब्लिक प्राइवेट कंपनी ऑल्सो, ठीक है। इशू का मतलब मैं यहां पे कह रहा हूं ट्रांजैक्शन, शेयर से लेके ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो अगर इशू है, सेल है, ट्रांसफर है और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो उसके उस इंस्ट्रूमेंट पर, जी हाँ, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट पर स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। सर ये तुम जानते हैं, आप याद देखिएगा वहां के बाद में एक प्रोविजन आता है कि अगर अगर बेटा यही इंस्ट्रूमेंट लिस्ट हो गया, मतलब अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो वहां स्टैंप ड्यूटी चार्ज नहीं होती है। वहीं सेक्शन 8A इंसर्ट किया गया था, जिसको किसको बोलता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि ऐसी कंपनी जिनके शेयर या सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं, क्या देखिए, शेयर सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं, उस पर स्टैंप ड्यूटी चार्ज नहीं होगी। तो क्या फर्क, छोड़ दें, कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगा? अरे मिलता है, लगता है चार्ज। अब बता दें कैसे, सुनो। उसको कलेक्ट कौन करता है बेटा? डिपॉजिटरी के थ्रू कौन आता है वहां पे? स्टॉक एक्सचेंजेस। वहां पर एक रोल प्ले होता है, ठीक है, जो कि क्लियरिंग ऑपरेशंस है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ये नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी समझा देंगे, ऑलराइट। सो यहां क्या किया गया बेटा कॉन्सेप्ट, कि अगर आज का डेट में जो भी शेयर इशू हो रहे हैं, सुनना, सिक्योरिटीज इशू हो रही है, सिक्योरिटी समझ में आ रहा है? जो पढ़ा हुआ होगा समझ जाएगा। SCRA सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में सिक्योरिटीज की डेफिनेशन दी गई है। फिर भी यहां पर मैं सीधा आपको बताना चाह रहा हूं कि आपकी एग्जांपल के लिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है सिक्योरिटी लॉ, तब कि शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स, जो भी ऐसा सिक्योरिटी जो फाइनेंशियल नेचर का है, जिसको खरीदा बेचा जा सकता है, क्या देखिएगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहां पर बेटा? सिक्योरिटीज। ऑलराइट, ऑलराइट सर, अब सुनिएगा ध्यान से। तो पहला पहला अमेंडमेंट क्या कहता है कि सर ये तो कहीं भी ट्रेड हो रहा होगा ना, सब्जेक्ट टू द स्टेट कैसे आएगा? सुना बेटा, सब्जेक्ट टू द स्टेट कैसे आएगा? पहला ही अमेंडमेंट क्या कहता है? ध्यान सुनना, ध्यान से, स्क्रीन पे आ जाइएगा, स्क्रीन पे देखो बेटा, ध्यान से, ध्यान से बेटा, ध्यान से देखो। स्टैम्प ड्यूटी किस पे बेटा? स्टैम्प ड्यूटी किस पे? ऑन सेल, ट्रांसफर, इशू ऑफ सिक्योरिटीज। बोलो वापिस, सेल, ट्रांसफर, इशू ऑफ सिक्योरिटीज। वर्ड सिक्योरिटीज है, शेयर्स नहीं है। सिक्योरिटीज मतलब सिक्योरिटीज, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं, जी हाँ, बहुत सारी सिक्योरिटीज हो सकती हैं। इसके लिए SCRA सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के रेगुलेशन की जी हाँ, इसके अंदर याद देखें सेक्शन 2 से गवर्न करेंगे, उसमें सब क्लॉजेस के थ्रू shall be collected on the behalf of the state government by the collecting agents। सर ये कौन है collecting agents बेटा? लाइक स्टॉक एक्सचेंजेस,
डिपॉजिटरीज नाम सुना है, नहीं सुना है कोई बात नहीं, ये तो सुना होगा, बीएससी, एनएससी, ये तो आरएससीज हैं, और भी स्टॉक एक्सचेंज को यहां पर ऑथराइज किया जा रहा है, लेकिन बीएससी एनएससी मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को। एंड डिपॉजिटरीज नाम सुना होगा, एनएसडीएल, सीडीएसएल, लेकिन ये मैं यहां पर बता दूं, यहां जनरली ने हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग एजेंट, लेकिन फॉर दिस पर्पस मतलब सर अगर स्टैम्प ड्यूटी ना किस पर, सिक्योरिटीज इशू सेल ट्रांसफर, वन मोर टाइम, इशू सेल ट्रांसफर, वन मोर टाइम, इशू सेल ट्रांसफर। सुनो मेरा पर्पस क्या है, ध्यान सुनना, मेरा पर्पस है इस सेशन को देखते थे कंप्लीट अमेंडमेंट याद भी हो गया है, रिवीजन कुछ नहीं याद हो गया है। सो वन मोर टाइम, ऑलराइट वन मोर टाइम, इशू सेल एंड ट्रांसफर, क्या सिक्योरिटी इशू सेल एंड ट्रांसफर, ठीक है सर, इशू हम जानते हैं, सेल ट्रांसफर, ऑलराइट सर। इस पे जो स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होती है वो स्टेट लेता है, स्टेट गवर्नमेंट का हाथ आता है, ऑलराइट। इसको कलेक्ट करने का काम करेगा कलेक्टिंग एजेंट ऑन द बेhalf ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट गवर्नमेंट से वो ट्रांजैक्शन रिलेट कर रहा होगा, ऑलराइट सर, ये याद हो गया। तो कलेक्टिंग एजेंट कौन है यहाँ पे बेटा, अभी बता देते हैं। जर्नली मैं अभी पूरा डिटेल में करूंगा, बता मैंने बताया स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है सर। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, किस लिए कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंडिसेस ऑफ टैक्सेशन, मतलब नंबर ऑफ एक्सचेंज आएंगे ना, मल्टीपल इंडिसेस ऑफ टैक्सेशन, नो स्टैम्प ड्यूटी शैल बी कलेक्टेड बाय स्टेट्स ऑन एनी सेकेंडरी रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, सी लुक एट द स्क्रीन, आपको यहां पे इजी रहेगा समझना, देखिएगा, एनी सेकेंडरी रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन associated with the transaction on which depository or stock exchange have been authorized to collect the stamp duty। सर ये क्या बोला, सर क्या बोला, सर क्या बोला, सर समझ में नहीं आया, सिंपल है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, क्या करना चाह रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट तो जानते होगे, सेकेंडरी मार्केट जानते हो, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, एक बार बताओ, सुनो, पहली बात, जानते हो तो अच्छी बात है, जो जानता है वो अच्छी बात है, नहीं जानता तो सुन लीजिएगा फटाफट से। बेटा कोई भी सिक्योरिटी पहले इशू करती है वो इनिशियली इशू आती है ना, मान लीजिए आपकी कंपनी पहली बार लोगों से पैसा ले रही है द फॉर्म सिक्योरिटीज, तो प्राइमरी मार्केट में ट्रेड होने जगह है, प्राइमरी मतलब पहली बार हम लोग पैसा ले रहे हैं, फिर यही जो सिक्योरिटी होगी ये ट्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। तो पहले स्टैंप पर जब लोग फर्स्ट स्टैंप लेते हैं उसे इनिशियल ऑफर होता है, एक तरीके से पहला ऑफर, ठीक है। ये जब आ रहा है यहां पर ध्यान सुनना, इनिशियल ऑफर जब आ रहा है तो सिर्फ बायर लोग होगा, सेलर कोई नहीं है हाल फिलहाल, मतलब सेलर का मतलब सिर्फ कंपनी बेचने वाला खेला है, ऑलराइट, और यहां पर खरीदने वाला लोग ज्यादा है, लेकिन जब ये खरीद लेंगे तब यही लोग सेकेंडरी मार्केट में आपस में खरीदेंगे बेचेंगे, कैसे, जब इनके प्राइसेस में कुछ चेंजेस आएंगे, ऑलराइट। अब सुनना ध्यान से, कह रहा है जिन स्टॉक सेकेंडरी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन का मतलब यहां पर यह है कि जो भी सिक्योरिटीज, लिसन वेरी केयरफुली, जो भी सिक्योरिटीज सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होती हैं, मतलब खरीदी बेची जाती हैं, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी जो है याद देखिएगा, वो कलेक्टिंग एजेंट, जिसके ऊपर कलेक्टिंग एजेंट कौन हो गया यहां पर हमारा पहले से ऑलरेडी, स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी, तो वो जो जैसे कलेक्ट करते आ रहे थे वो वैसे ही कलेक्ट करेंगे, उस पर स्टेट का राइट नहीं बनेगा। मतलब सर देखो बेटा उसके पे आ जाओ फटाफट से, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, वन मोर टाइम रीडिंग, multiple instances of the taxation, no stamp duty shall be collected by the states on any secondary record of transaction associated with the transaction on which depository or stock exchange has been authorized to collect the stamp duty। इसके ऊपर तो पहले से ही ऑथराइज किया हुआ है जी, तो काहे को बार-बार लोगे, मतलब सेकेंडरी मार्केट में कौन लेगा, डिपॉजिट स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिट एंड स्टॉक एक्सचेंज क्यों, क्योंकि लिस्टेड कहां है, स्टॉक एक्सचेंज पे आपकी कंपनी के सिक्योरिटीज लिस्टेड है, तब वहां ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो आपकी ड्यूटी भी वहीं का वहीं पे होगा, तो स्टेट उस पर कलेक्ट नहीं करेगा। ऑलराइट सर, ये बात तो समझ में आया। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, लिसन वेरी केयरफुली, इन द एक्सटेंट ऑफ सिनेरियो स्टैम्प ड्यूटी वाज पेबल बाय बोथ। अब यहां पे सिंपल बोल दें एकदम जमीली, लिसन वेरी केयरफुली, पहले क्या होता था, स्टैम्प ड्यूटी जो है ना, ध्यान सुनना बेटा, स्टैम्प ड्यूटी जो थी ना पहले बेटा, स्टैम्प ड्यूटी पेड बाय बोथ पार्टी, पहले क्या होता था, दोनों पार्टी देती, कौन, सेलर भी पे कर रहा है बायर भी पे कर रहा है। बोला अब क्या होगा, अब सिर्फ बेटा इधर पार्टी करेगी, इधर पार्टी मतलब दोनों में से कोई भी। पहले क्या होता था सर, पहले क्या होता था, पहले वाले रिजिम में क्या था, पहले रिजिम में क्या था कि दोनों ही पार्टीज को पे करना पड़ता था, अरे इतना भार मत डालो हम पे। तो क्या किया यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक अमेंडमेंट को कंसीडर करते हुए ये प्रोविजन इंसर्ट किया है कि अब सिक्योरिटीज
मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सब पे मत लगा देना ये जाके, समझ रहे हो, ये एप्लीकेबल सब पे नहीं होगा, ये स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा है, सिक्योरिटीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट की। तो दोनों में से कोई भी पार्टी पे करेगी, दोनों पे बर्डन नहीं आएगा। नाउ लिसन, कम टू द स्क्रीन, आइए। नाउ stamp duty was payable by the both sellers and the buyer, whereas in the new system it is levied only on the one side, payable either by the buyer or the seller but not by both। पहला सिस्टम क्या था, पहला सिस्टम क्या था, ये वाला पहला सिस्टम था, दोनों पार्टी पे करते थे, except in case of a certain instruments where the exchange instrument of exchange where the stamp duty shall be borne by the both parties। अब उसने बोला कुछ इंस्ट्रूमेंट छोड़ के, ऑलराइट, आप समझ में आ रहा है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट का डिस्कस किया हमने, अभी याद करने का अपना काम अभी याद करना है। पहला सबसे पहले हमने डिस्कस करना है, जल्दी से याद करो, याद करो, याद करो। स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी कौन कौन कलेक्ट करेगा, स्टेट का ब्याज पे कौन करेगा, कलेक्टिंग एजेंट। ऑलराइट सर, किस पे, मतलब सेल पर, सेल ट्रांसफर इशू, सेल ट्रांसफर इशू क्या, सिक्योरिटीज। अगर इशू से सिक्योरिटीज सेल किया जा रहा है या ट्रांसफर किया जा रहा है या फिर इशू किया जा रहा है, तो स्टेट यहां पर उस पर चार्ज करता हूं डॉक्यूमेंट्स पे स्टैम्प ड्यूटी, जो कि कलेक्ट की जाएगी बाय द कलेक्टिंग एजेंट। कलेक्टिंग एजेंट कौन है सर, यहां पे स्टॉक एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरीज। ऑलराइट, आगे हम और डिस्कस समझेंगे कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सरकार ने बोला है कि तुम क्या होगी, कलेक्शन एजेंट। अभी बताऊंगा। तो पहले में हमने क्या कहा, सेल पर सेल इशू एंड ट्रांसफर पे, ठीक है सर, याद हो गया। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया बेटा, ध्यान से सुनो। मल्टीपल टैक्स इवेंट्स होते थे, इंसिडेंट्स क्या होते हैं, इंसिडेंसेस मतलब इवेंट्स। सो मल्टीपल टैक्स इवेंट्स, यू नो टैक्स इवेंट्स को अवॉइड करा गया। अवॉइड क्यों किया गया, कि भाई बार बार टैक्स नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जिन सेकेंडरी याद रखिएगा, सेकेंडरी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस, मतलब जो कि इंस्ट्रूमेंट जिनके ऊपर, ऐसे सिक्योरिटीज मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स जिनके ऊपर ऑलरेडी, क्या देखिएगा, ऑलरेडी कौन चार्ज कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी टैक्स कर रहे हैं। अगर आप अपना डीमैट से ट्रांजैक्शन करोगे ना, अगर आपने किया होगा, स्टैम्प ड्यूटी का महीने से एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स डिडक्ट हो जाता है, ऑलराइट, तो वो पे तो कर रहे हैं। उन सबको हम क्या कर रहे हैं कंट्री के अंदर, ये स्टैम्प ड्यूटी का रिजीम सिस्टम कैसा हो जाए, स्टैंडर्डाइज सिस्टम हो जाए, ये अलग अलग चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। ऑलराइट, नाउ थर्ड हमने क्या डिस्कस किया बेटा, फटाफट से आ जाओ। थर्ड में हमने क्या डिस्कस किया, पहले वाले सिस्टम में क्या था, द बोथ पार्टी इज लायबल टू पे द स्टैम्प ड्यूटी, बट इन दिस केस इन सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट्स ओनली ईदर पार्टी विल बी लायबल, मतलब एक ही पार्टी पे करेगा, इन दोनों को नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक्सेप्ट इन फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स जहां के दोनों पार्टी से लायबिलिटी बनता है इक्वली। नाउ कम टू द स्क्रीन अगेन, देखो बेटा, डिस्प्ले प्लीज। नाउ लिसन, कलेक्टिंग एजेंट्स शैल बी द स्टॉक एक्सचेंज, सर याद हो गए, एंड ऑथराइज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड डिपॉजिटरीज। यहां पे एक और बात कर दूं, डिपॉजिटरी मैंने बताया था सीडी, एसएल एंड एनएसडीएल, ये बेटा कंपनीज है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, ऑलराइट। आप सुना होगा ना, सेंट्रल डिपॉजिट सिक्योरिटीज लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, आई होप सुना होगा यार आप लोगों में, मुझे उम्मीद है। ऑलराइट, नाउ लिसन सर, डिपॉजिटरी कौन होती है, अगर आपने ध्यान से दिया होगा, डिपॉजिटरी का मैंने नाम बता दिया है, और इसके अलावा डीपी भी अलाउड है। डीपी कौन होते हैं बेटा, जनरली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स लाइक बैंक्स, आपने नाम सुना होगा, एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सबका सब किसके में जाता है ये बेटा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो ये बात पकड़ में आया। दूसरा फोर्थ नंबर का अमेंडमेंट की यहां पर किसको ऑथराइज किया गया, कलेक्टिंग एजेंट। सर कलेक्टिंग एजेंट कौन होगा कलेक्टिंग एजेंट्स, स्टॉक एक्सचेंजेस एंड ऑथराइज क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। ऑलराइट सर, नाउ कम टू द नेक्स्ट, फटाफट से बेटा, ध्यान से। नाउ लिसन वेरी केयरफुली बेटा, कम टू द स्क्रीन, लेट्स सी। For all exchanges based secondary market transactions in the securities, याद रखना बेटा क्या लिखा है, all exchange based का मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाले ट्रांजैक्शन, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाले ट्रांजैक्शन। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मतलब अब ये बेटा यहां पर खेल हो रहा है, सेल एंड बाय, सेलिंग एंड, है ना, ट्रेडिंग बोलते हैं उसे, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज शैल कलेक्ट द स्टैम्प ड्यूटी एंड ध्यान से देखना बेटा यहां पे, एंड फॉर ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन होता है जो कैसे होते हैं, जो एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते हैं, मतलब फिजिकल ट्रांसफर, ऑलराइट, विच आर मेड फॉर द कंसिडरेशन एज अ डिस्क्लोज बाय द ट्रेडिंग पार्टीज। मतलब इसका कंसिडरेशन कौन डिसाइड करेगा, जैसे मान लीजिए ए एंड बी, ए और बी के बीच में किसी इंस्ट्रूमेंट को लेकर ट्रांजैक्शन हुआ जो कि कैसा है, सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट,
तो दोनों की पार्टी के बीच में कंसिडरेशन कौन डिसाइड करेगा? दोनों। मान लीजिएगा ए जो बेच रहा है अपना इंस्ट्रूमेंट किसको? बी को बेच रहा है, तो ए बताएगा सुन मैं इसके लिए 100 रुपीज चार्ज करूंगा, तो कंसिडर कौन डिसाइड कर रहा है? ए। ठीक है जी। अब यहां ध्यान से सुनना बेटा, क्या बताना चाह रहे हैं, देखो वापस सुनना, वापस सुनना ध्यान से, वापस वापस आ जाइएगा, वापस आ जाइएगा। For all exchange-based secondary market transactions in securities, stock exchanges shall collect the stamp duty, and for off market, मतलब अभी सिंपल सा याद रखना, स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी सिक्योरिटीज ट्रेड होंगी, सिक्योरिटीज कहां ट्रेड होंगे? स्टॉक एक्सचेंज पे, उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी कौन लेगा? स्टैम्प ड्यूटी कौन चार्ज करेगा? स्टॉक एक्सचेंज। बोला हमको दो स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। ये वहां से स्टैम्प ड्यूटी लेने का काम किसका करेगा? स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाली सिक्योरिटी का स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड करेगा। कहता ऑफ मार्केट अगर हो रही है, ऑफ मार्केट अगर हो रही है, इन दैट केस ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन एंड इनिशियल इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज हैपनिंग इन अ डीमैट फॉर्म, इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम, इनिशियल इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज मतलब प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट जहां पे पहली पहली फ्रेश सिक्योरिटी आती है। नहीं दादी, ऑलराइट। कहता है कौन करेगा? इनिशियल सिक्योरिटीज हैपनिंग इन द डीमैट फॉर्म और डिपॉजिटरी शैल कलेक्ट द स्टैम्प ड्यूटी। ओहो 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 सर क्या था? ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। यहां कह रहा है बेटा, अगर इनिशियल इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज की अगर बात करेंगे, याद रखिएगा ऑफ मार्केट याद रखना दोनों, ऑफ मार्केट प्लस इनिशियल इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, इनिशियल ऑफ सिक्योरिटीज, इस पे स्टैम्प ड्यूटी देने का काम किसको दे दिया? हम डिपॉजिटरी को। सर अगर स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड है तो स्टॉक एक्सचेंज चार्ज करेगा। सिंपल सा बात है, याद हुआ नहीं हुआ बोलिएगा, सिंपल एकदम। चलिए वन मोर टाइम, एक बार वापस से देखेंगे यार, आओ। अगर याद करा के छोड़ेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करना, सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, हमको ना ध्यान से बेटा, कम टू द स्क्रीन एक बार, हमको ऐसा काम करना ही नहीं है कि हम बार बार क्या करें, रिवीजन लगाते रहें। एक बार समझेंगे, एक बार याद करेंगे। ऑलराइट नाउ लिसन, आइए। तो हमने क्या देखा बेटा? पहला काम इशू, शेयर ट्रांसफर, सेल ट्रांसफर और इशू ऑफ सिक्योरिटीज के केसेस में कलेक्टिंग एजेंट यहां पर हमने डिस्कस किया, जो कि स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरीज होंगे। ऑलराइट सर, रिजीम आया। मल्टीपल टैक्स इंसेंसेस को अवॉइड करने के लिए जो सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी जिनके ऊपर, जिन सिक्योरिटीज पे स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी टैक्स कलेक्ट कर रहा था, स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करता है, वो एज इट इज कलेक्ट करेगा। ठीक है, ऑलराइट सर। इसके अलावा हमने बेटा थर्ड में क्या समझा? देखो स्क्रीन पे आओ वापस से। थर्ड में क्या देखा हमने? कि इधर पार्टी पे करेगा, इधर पार्टी मतलब या तो बायर करेगा या सेलर करेगा, दोनों को नहीं करना। पहले क्या होता था? जनरली दोनों ही पे करते थे, अब दोनों को पे नहीं करना है। ऑलराइट सर। कलेक्टिंग एजेंट यहाँ पे कौन होगा? स्टॉक एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरीज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। ठीक है सर, ठीक है सर, जब में आ गया सर, आ गया। अब सुनिएगा बेटा, एंड हमने उसके बाद अलग किया ऑन मार्केट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज बेसिस, ऑफ कोर्स स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडेड जो भी होंगे ना बेटा, याद रखिएगा वहां पर क्या होगा उस केसेस में, कौन लेगा? स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडेड सिक्योरिटीज पे स्टॉक एक्सचेंज कलेक्ट करेगा। ऑफ मार्केट है या इनिशियल मार्केट डिपॉजिटरी कलेक्ट करेगा। डिमैट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली अथॉरिटी, आई मीन एजेंसी कौन है? डिपॉजिटरी अथॉरिटी। किसको देखिए? डिपॉजिटरी को, तो वही करेगा स्टैम्प कलेक्ट वहां पर। ऑलराइट, ठीक है सर, ठीक है सर, डटिए मत, आइएगा। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आल्सो नोटिफाइड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बेटा इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर लीजिएगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड under the jurisdiction of RBI and the registrar to issue and share transfer agents to act as a collecting agent, CCI जिसे हम बोल रहे हैं यहां पर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान से बेटा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या बेटा? इंडिया लिमिटेड, इसका काम क्या है? CCIL का एज अ कलेक्टिंग एजेंट। ये कैसे रोल करेगी? कलेक्टिंग एजेंट। ठीक है जी। द ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग ओटीसी, ओटीसी क्या होता है? ओवर द काउंटर ट्रेड, ओवर द काउंटर ट्रेड। सर ये ओवर द काउंटर ट्रेड क्या होता है? बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को, तभी पकड़ में आएगा। सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, अगर जिन्होंने ध्यान रखा है बहुत सी बात है, नहीं सुना तो सुन लीजिएगा। कई बच्चों को नहीं पता होता है, सिक्योरिटी लॉ पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आता कई बार, पर आज के बाद आप भूलोगे नहीं, प्रॉमिस। ओटीसी, सॉरी ओटीसी, ओटीसी डेरिवेटिव्स है, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। अब मैं बेटा ऐसे समझना, ओटीसी डेरिवेटिव्स
हाँ मेरे बच्चों जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, चलो सुनो, आओ बेटा ध्यान सुनो फटाफट से, जल्दी जल्दी पकड़ते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो, समझो बेटा, एग्जांपल दे रहा हूं बेटा ना, अब सिर्फ एग्जांपल देकर समझा रहा हूं, फिर कभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। सुनो बेटा ध्यान से, एग्जांपल देकर समझा रहा हूं, फिर डिटेल में डेरिवेटिव से समझाऊंगा जब सिक्योरिटी लॉ के लेक्चर्स दूंगा। ऑलराइट, अभी सिर्फ एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। मान लीजिएगा एक शेयर है, शेयर का प्राइस आज का डेट में 100 रुपया है। ए और बी, ध्यान सुनना बेटा, ए और बी को ने कहा, ए ने बी से कहा भाई देख इस शेयर का प्राइस इन फ्यूचर 120 हो जाएगा। बोला कितने दिन में? बोला विद इन 30 डेज के अंदर। अच्छा, तो बी ने कहा चल आजा लगाते हैं क्या शर्त, शर्त लगा देते हैं कि देख मैं कह रहा हूं नहीं होगा, ये कह रहा है क्या होगा, मतलब सर ए कह रहा है कि शेयर का प्राइस 120 जाएगा, आज का डेट में कितना है 100, बी कह रहा है नहीं इतना नहीं होगा, दोनों ने क्या लगा दी शर्त। अब यहां पर शर्त लगा दी, तो यहां पर देखो बेटा दोनों ने, किसी ने शेयर नहीं खरीदा बट शर्त किस पे से लगाया? बढ़ने वाले दाम पर। अगर 100 रुपए से बढ़कर, अगर 100 रुपए से बढ़कर ये शेयर 120 का हो गया तो 20 रुपए कहने किसको देने पड़ेंगे? ए किसको देगा? बी किसको देगा? बी देगा ए को, क्योंकि उसने ए ने क्या कहा था कि 100 रुपए से बढ़कर कितना हो जाएगा 120, तो 20 रुपए जो प्रॉफिट होगा वो किसको मिलेगा? ए को। कौन देगा शर्त हार कर? ए। बी देगा ए को। ऑलराइट, अब ध्यान से सुनना है क्या कर रहा है मैंने, बी। आई होप समझ आ गया होगा। जितने भी शर्त लगे हुए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि वैलिड होते हैं, ऑलराइट, जो उनको वैलिड किया बताया गया है। अभी बहुत छोटा सेशन है, कैसे सारी बातें बोलूं आपको मैं ना, तो डेरिवेटिव्स के लिए आप मैं चाहें तो मैं आपको अलग से सेशन दे सकता हूं, इसके ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं, आपको जल्दी मिल जाएंगे। सो याद रखिएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग बोलते हैं शर्त वाले कॉन्ट्रैक्ट, जनरली उसे हम बोलते हैं क्या बेटा? डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स होता है ना, ध्यान सुनना बेटा, ये दो तरह से चलते हैं। एक होता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से, और एक होता है बेटा फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसका सिंपल एग्जांपल समझना, फॉरवर्ड और फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, और ये कौन से है बेटा? इसमें लेस रेगुलेशंस लगे होते हैं, लेस रेगुलेशन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से चलते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें दोनों पार्टी ए और बी आपने देखी थी अभी, अपने हिसाब से डिस्कस कर रहे थे और अपने हिसाब से शर्त लगा रहे थे। यहां पर स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से इसको किया जाता है। ऑलराइट, अब यहां पर ओवर द काउंटर का मतलब होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि पार्टीज के पीछे बाहर हो रहा है। अब तुम मेरी बात को ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना। द ऑब्जेक्टिव, स्क्रीन पे आ जाइए वापस। द ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग ओटीसी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, मतलब कौन से? जो बाहर हो रहे ट्रांजैक्शन, बाहर हो रहे हैं, रिपोर्टेड टू सीसीआईएल एंड फिजिकल स्पेस मींस नॉन डिमैट, क्योंकि डिमैट में तो होते ही नहीं है। डिमैट में कब होंगे? जब वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होंगे। ट्रांजैक्शन इन म्यूचुअल फंड्स हैंडल थ्रू register transfer agent and share transfer agent under the ambit of the stamp duty regime so as to avoid any tax arbitrage। हो सर ये क्या हुआ any tax arbitrage? सुनना बेटा, ध्यान सुनना, ध्यान से पकड़ना एकदम, चाहो तो रट्टा मार के छोड़ना, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इंटरप्रेटेड ही करूंगा प्रॉपर। आई होप आपने टैक्स आर्बिट्रेज सुनना होगा। जनरली क्या होता है, ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना। एक डॉक्यूमेंट, देखो क्या होता था, किसी एक, मान लीजिएगा एक इंस्ट्रूमेंट से, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे कोई प्रॉफिट अर्न हुआ, क्या हुआ? प्रॉफिट अर्न हुआ, प्रॉफिट अर्न हुआ, और आपने उसी का प्रॉफिट लेकर किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, आपने मान लीजिएगा यहां पर आपको प्रॉफिट अर्न हुआ 100 रुपीज, और उसके ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, मान लीजिए एग्जांपल 10%। आपने सोचा है टैक्स लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, इससे अच्छा मैं इस इंस्ट्रूमेंट पे इसको इन्वेस्ट कर देता हूं, और यहां पर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने का फायदा यह है कि यहां पर टैक्स कितना पड़ता है? 7%। कितना होता है? 7%। तो आप क्या कर रहे हैं, इसके बीच का, अपने प्रॉफिट के बीच का प्रॉफिट उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बोलते हैं बेटा एक तरीके से टैक्स आर्बिट्रेज, मतलब यहाँ पे एक बेनिफिट लेना। इलीगल नहीं है एक्चुअली, लोग कहते हैं कई बार कि इलीगल है, नथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं है कि ये इलीगल है टैक्स आर्बिट्रेज, बट ये एक तरीके से लूप होल सिस्टम हो जाता है। अब ये सिस्टम को हमने क्या कर दिया? गायब कर दिया। कैसे सर? अब देखो बेटा, जब मैं कह रहा हूं यहां पे स्टैंप ड्यूटी जो होगी ना, वो स्टैंडर्डाइज होगी। कैसी होगी? स्टैंडर्डाइज। तो बेटा फिर तो तुम चाहे यहां से घुमाओ चाहे वहां से घुमाओ। ऑलराइट, तो यहां पर उन्होंने क्या कर दिया है, किस एक रिजीम के अंदर लिया है कि भाई देखो ध्यान से, जो ओटीसी और ओवर काउंटर ट्रेड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस होंगे, उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी की बात करेंगे तो कौन होगा? सीसीएल को रिपोर्ट करना होगा। जितने भी ओवर द काउंटर डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन होंगे उसको रिपोर्ट कौन करेगा? रिपोर्ट टू सीसीआईएल। एंड नॉन डिमैट ट्रांजैक्शन इन द म्यूचुअल फंड्स हैंडल टू आरटीए अंडर द एम्बिट ऑफ स्टैंप ड्यूटी रिजीम सो एज टू अवॉइड टैक्स आर्बिट्रेशन। ऑलराइट सर, आया पकड़ में, आया 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 आया। ऑलराइट, नेक्स्ट वन पकड़ते देखो।
नाउ कम टू दिस डिस्प्ले. कलेक्टिंग एजेंट्स शेल विद इन 3 weeks. मुझे सर क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से बता दीजिएगा. सुनो बेटा, इन शॉर्ट में सुनो पहले. कलेक्टिंग एजेंट कौन था हमारा? स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस. ये कौन है हमारे? क्लियरिंग एजेंट्स. ऑलराइट. ये क्या करेंगे? जितना भी बेटा स्टेट गवर्नमेंट का पेपर ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट करेंगे ना, ध्यान सुनो बेटा, इसको उसको विद इन 3 weeks. कितना बेटा? विद इन 3 weeks. कब से? एंड ऑफ द ईच मंथ, ट्रांसफर द स्टैंप ड्यूटी. नाउ देख, लिसन देखो आप बेटा. स्टैंप ड्यूटी collected to the state governments where the residence of the, important है, ध्यान सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, where the residence of the buyer located. एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिएगा एक बायर जो है बेटा वो दिल्ली रहता है. ठीक है, बायर देखेंगे यहाँ पे, अपन चेक करेंगे पहले बायर, कि बायर रहता कहां पर है. तो बायर कहां रहता है? कहां पर? दिल्ली में. तो बेटा ये जो भी स्टॉक एक्सचेंज ने वो ट्रांजेक्शन कहीं भी किया हो, ये स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली गवर्नमेंट को, जहां स्टेट गवर्नमेंट को कितना टाइम में? विद इन 3 weeks. एंड एंड ऑफ द ईच मंथ. ऑलराइट. क्या कर देगा बेटा? किसको कर देगा? आ जाओ मेरे बच्चों ध्यान से. ट्रांसफर कर देगा. कहता है इन केस द बायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. सर प्रॉब्लम क्या जाएगी? अगर बायर कहां रहता है? आउटसाइड इंडिया. टू द स्टेट गवर्नमेंट हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर और ब्रोकर ऑफ सच बायर. सर ट्रेडिंग मेंबर कौन है बेटा? ब्रोकर. बेटा देखो समझो, बायर ने ध्यान से स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन. बायर ने ना सिक्योरिटीज मान लो परचेस करी होंगी, तो कभी भी सिक्योरिटी तो परचेस करेंगे थ्रू द ब्रोकर. अब ब्रोकर किसको बोल रहे हैं हम लोग? ट्रेडिंग मेंबर्स को. ट्रेडिंग मेंबर मतलब ब्रोकर्स. तो बेटा मान लीजिएगा अगर ऐसा होता है कि बायर जो है ना इंडिया में नहीं है, आउटसाइड इंडिया रहता है, यहां नहीं रहता है, आउटसाइड इंडिया रहता है. ठीक है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? ध्यान सुनना बेटा, जो बायर कहां रहता है? आउटसाइड इंडिया. तो ब्रोकर हम चेक कर लेंगे. मान लीजिएगा ब्रोकर जो है ना, लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, मान लीजिएगा हम एग्जांपल ले रहे थे यहाँ पे, XYZ ब्रोकर लिमिटेड मान लीजिए कंपनी है जो कि मुंबई में है. मुंबई में क्या उसका? RO, रजिस्टर्ड ऑफिस. तो बेटा यहां जो अब स्टैंप ड्यूटी इससे कलेक्ट की जाएगी, मतलब इससे जो लेगा कौन? स्टॉक एक्सचेंज. वो किसको ट्रांसफर कर देगा? स्टेट गवर्नमेंट कौन सी होगी यहां पर उसकी? फिर मुंबई, RO. ऑलराइट. पकड़ में आया बात क्या करें हम? तो यहां पे देखो वापस से, स्टेट गवर्नमेंट हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर और ब्रोकर ऑफ द सच बायर. एंड इन केस वेयर देयर इज नो सच ट्रेडिंग मेंबर ऑफ द बायर, द स्टेट हैविंग द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द पार्टिसिपेंट. सिचुएशन नंबर 3 समझो बेटा, स्क्रीन पे आ जाएगा, फुल स्क्रीन देखिएगा ध्यान से बेटा. अगर ऐसा होता है, देखिएगा, अगर ऐसा सिचुएशन है कि ट्रेडिंग मेंबर ही नहीं है, सर ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा क्यों हो सकता है बेटा? मान लीजिएगा ऑफ मार्केट ट्रेड हुआ है, और जिससे हुआ वो बंदा अब पता नहीं, वो जो आउटसाइड इंडिया रहता है, तो बायर तो रहता है कहां बेटा? बायर तो आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया. ऑलराइट सर. लेकिन अगर हमको पहले सिचुएशन में क्या था कि बायर जहां रहता होगा उसकी स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा. ठीक है, हमने ये बात समझ ली थी. दूसरे में था बायर अगर आउटसाइड इंडिया रहता है तो जहां पर ट्रेडिंग मेंबर होगा उसका, बायर का, उसके स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा, जिस स्टेट गवर्नमेंट में ट्रेडिंग मेंबर का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा. ऑलराइट सर. लेकिन अब थर्ड सिचुएशन जहां पर ट्रेडिंग मेंबर भी नहीं है, तो क्या करूं? इन दैट केस व्हाट विल हैपन? ध्यान सुनिएगा बेटा ध्यान से. तो बेटा जो पार्टिसिपेंट होगा, पार्टिसिपेंट कौन है उस साथ में बेटा? पार्टिसिपेंट कौन है? सेलर. तो सेलर जहां पर रहता है, सेलर मान लीजिएगा रहता है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं नोएडा, तो फिर यूपी गवर्नमेंट, मतलब कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट कौन होगी बेटा? यूपी को जाएगा. पकड़ में आया नहीं आया? क्लियर एकदम. चलिए नेक्स्ट पकड़ते फटाफट से, आइएगा. नाउ कम टू द स्क्रीन. collecting agent shall transfer the collected stamp duty in the account of the concerned state government with the RBI. अब बेटा अकाउंट कौन सा खोला हुआ? देखो सुनना ध्यान से, ध्यान सुनना मेरी बात को. बेटा ऐसा तो है नहीं कि पैसा कहां भेजा जाएगा, पैसा भेजने का जगह भी तो होगा ना. तो ध्यान सुनना क्या हुआ, ये जो बेटा स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान सुनना,
ये लोग क्या करेगा, या तो आरबीआई या फिर किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एग्जांपल देके बता रहा हूं, लाइक एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक्स, ठीक है, शेड्यूल बैंक्स। आई होप बैंकिंग में अच्छा आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, ये भी डिमांड पूरी कर देंगे अगर आपने लोगों ने पूछा तो, लेकिन बहुत डिटेल टॉपिक है, ऑलराइट। तो इनके साथ क्या करेगा स्टेट गवर्नमेंट, अपना एक अकाउंट ओपन कर लेगा, और बेटा जो कलेक्टिंग एजेंट होंगे ना, ध्यान सुनना बेटा, कलेक्टिंग एजेंट जो होंगे वो क्या करेंगे, यहां से अमाउंट इस स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जो कि मेंटेन हो रहा होगा या तो आरबीआई के साथ में या शेड्यूल कमर्शियल बैंक के साथ में। सर याद हुआ, याद हुआ, ऑल राइट सर, ऑल राइट। अब देखते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सर ये फ्री में करेगा क्या, कलेक्टिंग एजेंट काम क्या फ्री में करेगा, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं, 0.2% चार्ज करेगा बिफोर 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 व्हाट ट्रांसफरिंग सच कलेक्टेड अमाउंट, इट विल चार्ज 0.2%। इसका भी तो पैसा बनेगा रे, क्लियर हो रहा है, 0.2%। देखिए आई स्क्रीन पे देखिएगा बेटा, देखिए बेटा, कलेक्टिंग एजेंट में डिडक्ट 0.2% of the stamp duty collected on the behalf of the state government towards facilitating charges before the transferring of the same to the such government. All right, कितना परसेंट, 0.2%। All right sir, all right sir, all right sir, बोलो बात पकड़ में आ रहा है बेटा, ठीक है। आइए, for many segments there is a reduction in duty, for example rate prescribed in the lower for issue of equity, important है, ध्यान सुनना बेटा, issue of equity debentures or for transfer of debentures including reissue of debentures to aid capital formation and to promote the corporate bonds market। सर क्या कहना चाह रहे हैं, पर्पस क्या हमारा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। भाई गवर्नमेंट का पर्पस क्या, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को और इजी से इजी बनाया जा सके, ठीक है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये क्या कर रहे हैं, जहां पर हम बात करते हैं इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्या इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इशू करने की बात होगी, डिबेंचर इशू करने की बात होगी, या ट्रांसफर करने की बात होगी डिबेंचर्स को, नहीं इक्विटी शेयर की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड इंक्लूडिंग रीइश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड एड टू कैपिटल। तो यहां पर क्या कर रहे हैं उन्होंने, रिडक्शन क्या किया, स्टैम्प ड्यूटी, बहुत नॉमिनल चार्जेस कर दिए गए इसके लिए। मतलब अगर आप इक्विटी शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, या डिबेंचर को ट्रांसफर करते हैं, या री इशू करते हैं डिबेंचर को, इन दैट केस स्टैम्प ड्यूटी आपको क्या मिलेगा बेटा, कम पे करना पड़ेगा एज कंपेयर बिफोर, ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट वन सेकेंडरी मार्केट ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच, एक मिनट बेटा, no, this one. The equity cash segment trading, both delivery and non-delivery based transactions and options, since rates are to be charged only on the one side in line with the new scheme, it can be stated that there is an overall reduction in the tax burden। अब बेटा एक बात समझना, ये कह रहा है देखो, फॉर इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी कैश सेगमेंट ट्रेडिंग, इक्विटी कैश सेगमेंट ट्रेडिंग का मतलब समझ रहे हैं बेटा, एंड ऑप्शंस, ध्यान सुनना बेटा, ध्यान से स्क्रीन पे आ जाओ बेटा, स्क्रीन पे मैं आपको पहले समझा दूं, ध्यान सुनिएगा। मार्केट जो है ना, सिक्योरिटी मार्केट के अंदर जो सेगमेंट्स हैं, ट्रेडिंग सेगमेंट्स हैं, दो तरह के होते हैं, एक कैश आप लोग जानते हो शायद, और एक होता है ऑप्शन एंड फ्यूचर। ऑफ कोर्स आईपीओ भी एक मार्केट होता है, लेकिन सिर्फ वहां पर जो होता है बेसिकली वहां बायर्स होते हैं, सेलर एक ही होता है, बायर्स होते हैं, राइट, बायर्स होते हैं, ट्रेडिंग नहीं हो रहा होता है। सो दो तरह का मार्केट होता है, कैश मार्केट एंड दूसरा वन है सेकंड जो है बेटा ऑप्शन एंड फ्यूचर मार्केट। कैश मार्केट ऐसा होता है बेटा कि आज आपने किसी कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदनी है, तो फॉर एग्जांपल आपने इक्विटी खरीदने की बात कर रहा हूं, तो आपने इक्विटी, ऑफ कोर्स इक्विटी शेयर्स, तो आपने आज पैसा देंगे और 2 प्लस या ऑफ कोर्स 3+2 टू ट्रेडिंग वर्किंग डेज के अंदर, 2 साइकिल डेज एक्चुअली शोज साइकिल डेज, सो साइकिल मतलब वर्किंग डेज के अंदर ये सेटलमेंट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आज का हम लोगों ने ट्रांजेक्शन किया, आज पैसा खरीदा, आज डिमैट में अकाउंट में मेरा शेयर आ गया, बात खत्म। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर क्या होता है बेटा समझना, फ्यूचर एंड ऑप्शन का मतलब होता है कि मैं जैसे आपके साथ में एक शर्त लगा रहा हूं, मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूं, इसमें कह रहा हूं कि इन फ्यूचर इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ऑलराइट, फ्यूचर बढ़ जाएंगे, तो मैं उसके अंदर आज कुछ पैसा आज दे रहा हूं, और एक जब ये शर्त का कंडीशन पूरा होने आएगा, मतलब 15 दिन 20 दिन 30 दिन, एग्जाम्पल 30 डेज का एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि जनरली 30 डेज का होता है, ये वैसे 3 मंथ्स तक का भी होता है। तो मान लीजिएगा मैंने कहा इस सिक्योरिटी के प्राइस ठीक 30 दिन में कुछ बढ़ जाएंगे, मान लीजिएगा 120 रुपए हो जाएंगे, अभी ऐसा एग्जाम्पल समझा रहा था, तो मुझे वो पेमेंट करना पड़ेगा कब, ऑन 30th डे, ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30th डे उस दिन करूंगा, तो इसे बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये भी समझाने के लिए बोल रहा हूं, डिटेल एनालिसिस इनकी मेरे को सिक्योरिटी लॉ में करूंगा, सिर्फ इस टॉपिक को समझाने के लिए हम थोड़ा सा बताया है, ठीक है। नाउ कम टू द स्क्रीन, स्क्रीन रियली, स्क्रीन प्लीज,
देखिए बेटा, अब यहां पर क्या होता था, इन दोनों में ना अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होती थी। किसमें? अगर हम देखें इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी कैश सेगमेंट ट्रेडिंग, ठीक है, एंड दूसरा कौन सा था, एंड ऑप्शंस। सिंस रेट्स आर टू बी चार्ज ओनली ऑन द वन साइड इन लाइन विद द न्यू स्कीम, इट कैन बी स्टेटेड दैट देयर इज नो ओवरऑल रिडक्शन इन टैक्स बर्डन। ऑलराइट सर, नाउ secondary market transfer of instruments which are traded in but differences in a few basis points like interest rate अगर अलग है, करेंसी डेरिवेटिव्स अलग है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर बीइंग चार्ज एट अ वेरी लोअर रेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रेट्स और न्यूली इंट्रोड्यूस रेपो ऑन। रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट, रीपर्चेज एग्रीमेंट मतलब जो डिबेंचर्स बॉन्ड्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू किए गए हैं, आज मान लीजिएगा 4% पर, लेटर ऑन उससे अच्छी प्राइसेस पे, लाइक एग्जांपल 4.5% पे उसे रीपर्चेस कर लिया जाएगा। इसी के डिफरेंस के बेनिफिट को ही तो जो बॉन्ड होल्डर होता है वो अर्न करता है, ठीक है, एट अ वेरी लोअर रेट इज स्पेसिफाइड। सिंस सिमिलरली पोजीशन रेपो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज नॉट सब्जेक्ट टू डीटी। मतलब सर अगर गवर्नमेंट ना बॉन्ड इशू कर रही है, ये तो सिंपल से बात है, तो इस पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगा। एंड नो स्टैम्प ड्यूटी शैल बी चार्जेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरीज एस्टैब्लिश इन एनी फाइनेंशियल, ओहो आप सुना होगा आपने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स। बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं ये बेटा? फाइनेंस। क्या होती है जनरली? ये पब्लिक या प्राइवेट कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है अंदर कंपनीज एक्ट। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर क्या होता है? टू प्रोवाइड फाइनेंस। जो कहां पर रजिस्टर्ड होंगी? यहां सुनो बेटा ध्यान से, कहता है नो स्टैम्प ड्यूटी शैल बी चार्जेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरी एस्टैब्लिश इन एनी इंटरनेशनल सर्विस फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स सेटअप अंडर विच सेक्शन 18 ऑफ एससीजेड। नाम सुना है? एससीजेड मतलब सर समझा दीजिएगा, एससीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया में, याद रखना, एक एग्जांपल दे रहा हूं, गुजरात नाम सुना होगा ना बेटा? गुजरात, गुजरात में ना गांधीधाम, गांधीधाम नाम सुना है बेटा? यहां पर एक एससीजेड है ये। अब यहां सुनना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स यहां पर एस्टैब्लिश किए हुए हैं। अब ध्यान सुनना बेटा, यहां कह रहा है, देखो बेटा ध्यान से यहां पर जो है ना, जो सिक्योरिटीज यहां पर एक्सचेंज में ट्रेड हो रही हैं, ऊपर देखो, स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिट एस्टैब्लिश इन एनी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर्स सेटअप इन सेक्शन 18। अब अगर यहां पर सिक्योरिटी ट्रेड हो रही है तो इनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि हमको एससीजेड को प्रमोट करना है, कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ये एक रिलैक्सेशन दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, नाउ सेकंड, द टैक्स आर्बिट्रेज इज अवॉइडेड बाय द प्रोवाइडिंग सेम रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी फॉर इशू और री इशू और सेल और ट्रांसफर ऑफ। देखो बेटा इसको ध्यान सुनना है इसको भी। देखो टैक्स आर्बिट्रेज, ताकि अब क्या हो सके दोनों में डिफरेंस का, आप डिफरेंस मतलब सर, डिफरेंस का मतलब मैंने अभी बताया था ना आपको बेटा, टैक्स आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टर क्या करता है, अपना एक प्रॉफिट जो उसने अर्न किया यहां से, उस पे उसी को दूसरे में इन्वेस्ट करता है, उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट कर देता है। अब समझना, अगर यहां पर प्रॉफिट के अंदर टैक्स रेट बहुत हाई थी, टैक्स रेट हाई थी, तो उसको ही क्या करता है, वो दूसरे में इन्वेस्ट करता है जहां पर टैक्स रेट लो होती है, ठीक है, लो टैक्स रेट होती है। ऐसे केस में क्या करता है, वो यहां से वहां शिफ्ट कर देता है, तो उसे बोलते हैं, तो बीच वाले जो ट्रांजेक्शन किया है इसे बोलते हैं टैक्स आर्बिट्रेज। ऑलराइट, इज अवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग सेम रेट। अब बेटा जब सोच से देखो, यहां पर भी 7% है और यहां पर भी इसी इंस्ट्रूमेंट में 7% है, अलग इंस्ट्रूमेंट है लेकिन 7% है। कई बार स्टेट टू स्टेट फर्क पड़ता है। सुनो, मान लीजिएगा हरियाणा में उसकी स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की रही है 7%, और सपोज राजस्थान में उसकी ड्यूटी चार्ज की जा रही है 8.5%। आपने देखा होगा डिफरेंस आता है। अब दोनों जगह अगर मैं करूंगा 8.5% होगा, तो क्या दोनों में टैक्स आर्बिट्रेज हो पाएगा? नहीं। तो ध्यान से सुनो बेटा, टैक्स आर्बिट्रेज, कम टू द स्क्रीन, टैक्स आर्बिट्रेज अवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग सेम रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी फॉर इशू और री इशू और सेल और ट्रांसफर सिक्योरिटीज हैपनिंग आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी। अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, उनमें सिमिलर चलेगा, क्योंकि हमने क्या कर दी, स्टैम्प ड्यूटी स्टैंडर्डाइज कर दी है। सर आपने करी है, मैंने नहीं बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात कर रहा हूं,
Mutual funds being delivered based transaction in securities were supposed to have been paying the duty as per the various states acts. All right, ध्यान सुनना यहां से बेटा. All mutual funds transaction are thus liable for stamp duty, and new system has only standardized the charges, standard charges across the states and the manner of collection of stamp duty. कहता है जी म्यूचुअल फंड आप जो चार्ज कर रहे हैं वो एज इट इज चार्ज करेंगे अकॉर्डिंग टू यू नो व्हाट, जो जैसे आपकी चार्ज की रही थी, ठीक है. लेकिन ध्यान सुनना, यहां कह रहा है अगर हम बात करेंगे किसकी बेटा, नए सिस्टम के अंदर, ध्यान सुनना बेटा ध्यान से, तो क्या कर दिया रेट्स को हमने स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब सब जगह अगर 7% है तो ऑल ओवर क्या चलेगा 7%. एंड यहां पर हमने क्या ऐड किया है प्लस कलेक्शन एजेंट्स. तो किस तरह से किया जाएगा उसको भी हमने यहां पे सबके सिमिलर कर दिया है. सर ये समझ में आया? नाउ लिसन, नाउ 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 प्लीज पे अटेंशन, वन मोर टाइम बेटा, ध्यान सुनना ध्यान से. ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है. उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट्स पकड़ में आए होंगे, समझ में आए होंगे. ठीक है, फिर भी कोई डाउट है, क्लैरिटी नहीं आई है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा. ऑलराइट, डेफिनेटली आंसर करूंगा. और आपको जिस भी तरह का हेल्प चाहिए होगा मैं डेफिनेटली उसमें हेल्प आपकी करेंगे. ठीक है, फिर भी मान लीजिएगा आपको लगता है कि सर अभी भी क्लैरिटी पूरी नहीं आ पा रही है सर, तो हमें आप मुझे याद रखिएगा कॉन्टैक्ट नंबर 7568387606 पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं. मैं आपको डेफिनेटली वहां भी आंसर करने की कोशिश करूंगा. कई बार होता है कि कुछ टॉपिक ऐसा हो सकता है कि जो टेक्निकल पॉइंट की वजह से आपको क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, जो बाकी स्टूडेंट्स को हो सकता है आ गई होगी. सो इसमें आपको बिल्कुल हेजिटेट होने का जरूरत नहीं है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑफकोर्स 7568387606 पे. यहां मैं आपको व्हाट्सएप पे आपकी इंक्वायरी को, ऑफकोर्स आपकी क्वेरी को आंसर डेफिनेटली करूंगा. ऑलराइट, एनीवेज एंजॉय करते रहेगा, पढ़ते रहेगा. थैंक यू.